दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है निम्न में से असुमेलित है। अर्थात दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सुमेलित हैं और एक ऑप्शन असुमेलित है। जो गलत है उसे हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए बहुराष्ट्रीय कंपनी के संबंध में है। ऑप्शन बी निवेश। ऑप्शन सी व्यापार अवरोधक। ऑप्शन सी कोटा। इसके अंदर पहले हम राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, फिर प्रश्न की व्याख्या के संबंध में बात करेंगे और जितने प्रश्न इस प्रश्न में से बनेंगे उनके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय। इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ये असुमेलित है। इसमें दे रखा है कि किसी एक देश के उत्पादन पर नियंत्रण करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। वह कंपनी जो किसी एक से अधिक देश के उत्पादन पर नियंत्रण जो कंपनी रखती है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। यानी कि वह कंपनी अपने देश की भी हो सकती है और विदेशी भी हो सकती है, जिसके एक से अधिक देशों के अंदर उत्पादन इकाइयां हैं, उसका नियंत्रण स्थापित है। ऑप्शन बी निवेश। देखो भाई, निवेश क्या होता है? जब हम परिसंपत्तियों के ऊपर, अब वो परिसंपत्ति है वो पैसे भी हो सकते हैं या फिर पैसे से संबंधित दूसरी चीज़ें जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों के ऊपर अगर हम जो भी पैसे खर्च करते हैं उसे हम निवेश कहेंगे। जैसे भाई ये निवेश उद्योगों के क्षेत्र में भी हो सकता है और ये कृषि क्षेत्र के अंदर भी हो सकता है। जैसे भाई खाद, बीज और जो अपने औजार होते हैं, अपने कृषि उपकरण होते हैं, उनके ऊपर जो हम खर्च करते हैं वो भी निवेश ही कहलाता है। ऑप्शन सी व्यापार अवरोधक। देखो भाई, जब कोई देश विदेशों से होने वाले आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है तो उसे हम व्यापार अवरोधक के नाम से जाना जाता है। यानी व्यापार को अवरोध के अंदर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो। तो यानी विदेशों से होने वाले आयात के ऊपर लगने वाला प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है कोटा। कोटा का मतलब होता है एक किसी चीज़ की सीमा निर्धारित कर देना। जब सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित कर दिया जाता है, एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि भाई इस सीमा से ऊपर आयात नहीं होगा, तो उसे हम कोटा कहेंगे। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हमें क्वेश्चन नंबर बी अपना 2 हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाने वाला निवेश क्या कहलाता है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश के अंदर निवेश करेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशी निवेश। क्योंकि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, चाहे वो अपने देश की है तो वो किसी दूसरे देश के अंदर निवेश करेगी, किसी दूसरे देश की है अपने देश में या किसी अन्य देश में निवेश करेगी, तो उस निवेश को हम विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश करने का तरीका क्या है? तो इस प्रश्न को भाई अच्छे से देखना कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो किसी दूसरे देश में जाकर अपना निवेश करेगी तो वो किस मतलब कौन से तरीके से निवेश करेगी। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त उत्पादन। ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन सी दूसरे देश में कारखाने स्थापित करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। देखो नंबर 1, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन, कि कोई भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है वो वहाँ पर उस देश में पहले से अगर कोई कंपनी स्थापित है तो उसके साथ में पार्टनरशिप करके उसके अंदर उसकी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी डालकर और फिर वो अपना उत्पादन स्टार्ट करती है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीदना, कि जो कंपनियां पहले से यहाँ पर स्थापित है, जो लोकल कंपनी है उसको पूरी तरीके से खरीद लेती हैं। एक तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका हो गया कि एक नए सिरे से दूसरे देश में जाकर अपना नया कारखाना स्थापित करती हैं। तो इन तीनों तरीकों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश के अंदर निवेश करती हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर ले कौन सा तरीका उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ये जो ए और बी ऑप्शन है, यानी किसी स्थानीय कंपनी के साथ में संयुक्त उत्पादन और स्थानीय कंपनियों को खरीदना, ये दोनों तरीके विदेशी कंपनियों द्वारा यहाँ पर जो अपना निवेश करती है वो सबसे बेहतर तरीके हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी अगर किसी अन्य देश में जाती है तो वहाँ के वो सांस्कृतिक रीति रिवाज, वहाँ का जो माहौल होता है उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। तो अगर स्थानीय कंपनी का उसे सहयोग मिलता है तो उसे पूरा मार्केट जमा जमा मिलता है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपन्न होती हैं, किस चीज़ में संपन्न होती हैं? ऑप्शन ए वित्त की दृष्टि से, ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी की दृष्टि से, ऑप्शन सी हो गया टेक्निक दृष्टि से, और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो पैसों के मामले के अंदर भी संपन्न होती हैं और नई नई टेक्निक भी लेके आती हैं, और साथ में वस्तुओं और सेवाओं की जो क्वालिटी होती है उनके उत्पादन की वो भी बहुत शानदार होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य नहीं होता? यानी कि 3 उद्देश्य हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होते हैं और एक उद्देश्य नहीं होता, वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए लाभ अर्जित करना, ऑप्शन बी ये हमारा होगा गरीबों को निःशुल्क वस्तुएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी व्यापार को विदेशों में फैलाना, ऑप्शन डी अपने सामान को विदेशों में भेजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबों को निःशुल्क वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य नहीं होता है, जबकि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना और अपने व्यापार को विदेशों में फैलाना। देखो भाई, अपने व्यापार को विदेशों में फैलाने के उद्देश्य से तो वो दूसरे देश में निवेश ही करते हैं, और अपने सामान को विदेशों में भेजना, ये तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खालिस्तान की प्रोसेस में भूमिका निभा रही है, यानी किस प्रक्रिया के अंदर मुख्य भूमिका निभा रही है बहुराष्ट्रीय कंपनी? व्यापार अवरोधक, निवेश, आयातकर और वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। देखो भाई, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना, आयात निर्यात। तो इन सारी चीज़ों के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह जिस देश में भी जाती है वहाँ पर अपनी नई नई टेक्निक लेके जाती हैं, पैसा निवेश करती हैं, कच्चा माल दूसरे देशों से लेके आती हैं, तैयार माल को विश्व के दूसरे देशों के बाज़ारों के अंदर है वहाँ पर फैलाती हैं। तो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये वैश्वीकरण की जो प्रोसेस है उसके अंदर मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अर्थव्यवस्था के किस ढांचे को अपनाया? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से समझना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अर्थव्यवस्था के कौन से ढांचे को अपनाया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भाई देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसके अंदर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था के लक्षण विद्यमान हो। तो भारत ने आज़ादी के बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन यहाँ पर 1-2% मैं आपको और क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद में समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यानी अर्थव्यवस्था मिश्रित थी लेकिन उसके अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण ज़्यादा थे, यानी कि सरकार के नियंत्रण में उत्पादन की इकाइयाँ ज़्यादा थी और उसके अंदर पूंजीवादी अंश कम था। जबकि वर्तमान के अंदर भी अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर भी भारत ने है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया हुआ है। लेकिन अब जो अपनी अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवाद का हिस्सा ज़्यादा है और समाजवाद का हिस्सा कम है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ हुई? 1982, 2001, 1991, 1999। इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी 1991। देखो भाई, 1991 के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और विदेशी आयात के लिए भारत के पास में मात्र 14 दिन का स्टॉक बचा हुआ था। और ऐसी स्थिति के अंदर भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत ने लोन लिया था, ऋण लिया था। तो अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 1991 में आ जाएगा। यानी 1991 के अंदर आर्थिक सुधारों की एक प्रोसेस आरंभ हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस प्रश्न के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, 1991 में वित्तीय संकट से निकलने के लिए भारत ने वित्तीय सहायता की मांग की। किससे मांग की? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मतलब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों से भारत ने वित्तीय सहायता की मांग की थी। अब देखो भाई, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों ने भारत को $7 बिलियन का ऋण दिया था। लेकिन बदले में शर्त लगाई थी इन्होंने कि सरकार है वह निजी क्षेत्र के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको हटाएगी और अन्य क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। देखो भाई, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में भारत ने अपने जो अपने उद्योगपति थे, स्थानीय जो उद्योग थे, इनको संरक्षण प्रदान किया था और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में नहीं जुड़ने पाई
और धीरे धीरे जो विकास होना चाहिए, जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए था मार्केट के अंदर, वो नहीं हो पाया और भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे है वो धीरे धीरे पिछड़ती गई। तो जब भारत के ऊपर ऐसा संकट आया 1991 के अंदर, जब वित्तीय संकट आया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सोचा कि अब बढ़िया मौका है भारत को इनसे अपनी शर्तों को मनवाने का। तो इन्होंने $7 बिलियन का ऋण दिया, लेकिन बदले में शर्त यही लगाई कि आप उदारीकरण की नीति अपनाओगे और जो तुमने कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको तुम हटाओगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्न में से सत्य कथन है, यानी कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, 1990 से पहले सरकार ने आयात को सीमित करने और निर्यात संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने 1990 से पहले आयात को सीमित करने के ऊपर और निर्यात संवर्धन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की उदासीनता के कारण ही 1991 के अंदर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन बी, आज़ादी के पश्चात सरकार ने उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने भारतीय उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया और मार्केट के अंदर विदेशी निवेश प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिसका नतीजा 1991 के अंदर वित्तीय संकट के रूप में सामने आया। और ऑप्शन सी, 1991 में भारत सरकार विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। भारत के पास देखो, व्याख्या देखो, भारत के पास मात्र 2 सप्ताह के आयात भुगतान का विदेशी मुद्रा भंडार शेष था और जो महंगाई थी वह उस समय 17%, यानी कि मुद्रास्फीति की दर 17% थी। देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन एक यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि आज़ादी के पश्चात सरकार ने उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया। देखो भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय की ये मांग थी कि स्थानीय उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि भारत के ऊपर इतने साल तक औपनिवेशिक शासन था भारत के अंदर, और अगर स्थानीय उद्योगों को भारत सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती तो फिर दोबारा से भारतीय बाजार के अंदर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता, जो देश की स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार का खतरा हो जाता, क्योंकि देश की सरकार के ऊपर फिर उन उद्योगपतियों का ही नियंत्रण स्थापित हो जाता। तो ये उस समय की मांग थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में बाजार को खोल देना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया, और इसी का नतीजा हुआ कि 1991 के अंदर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, एक देश के आयातों का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य क्या कहलाता है। यानी कि अगर किसी देश का निर्यात कम है और आयात उसकी तुलना में ज़्यादा है तो वह स्थिति क्या कहलाएगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार घाटा। अब देखो, इसको हम समझते हैं। अगर कोई देश निर्यात है वो कम कर रहा है, मतलब कि विदेशी पूंजी है वो कम आ रही है, और जबकि आयात ज़्यादा कर रहा है, मतलब देश से पूंजी है वो आयात के भुगतान के रूप में बाहर ज़्यादा जा रही है, यानी देश का पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है और यानी विदेशी धन कम आ रहा है, यानी ये स्थिति व्यापार घाटा कहलाएगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, 1944 ईस्वी के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समझौते द्वारा किसकी स्थापना की गई। ऑप्शन ए, विश्व बैंक, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों की, और ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों की। देखो, यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 के अंदर विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन ए, उदारीकरण, ऑप्शन बी, निजीकरण, ऑप्शन सी, विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी, वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकरण। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि नई आर्थिक नीति जो 1991 के अंदर स्थापित की गई थी, 1991 के अंदर भाई जो नीति लागू की गई थी भारत के वित्तीय संकट को देखते हुए, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि LPG संबंधित है तो नई आर्थिक नीति से संबंधित है। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से होगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, आर्थिक क्षेत्रों और नीतियों में सरकारी बाधाओं, सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन व व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, इसके अंदर अपने को थोड़ा सा चेंज करना है। इसके अंदर जो आंसर आएगा वो राइट आंसर इसके अंदर बी आएगा, उदारीकरण आएगा इसके अंतर्गत। इसके अंदर ऑप्शन सी दे रखा है, इसको आप थोड़ा सही कर लेना। ऑप्शन बी, उदारीकरण इसका आंसर आएगा। देखो, उदारीकरण क्या होता है कि सरकार जब
किसी देश की सरकार है वो अपने वहाँ पर नियम को ऐसे कुछ कठोर बना देती है कि दूसरे देश की जो कंपनी है वो वहाँ पर अपना निवेश नहीं कर सकती, व्यापार अच्छे से नहीं कर सकती है। तो उस प्रक्रिया को जब हम चेंज करते हैं, यानी जो सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनके अंदर थोड़ी ढील देते हैं, तो उस चीज़ को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि नियमों को उदार बनाना, जो कठोर प्रतिबंध है उनको कम करना। पहले क्या था कि 1991 की नई आर्थिक नीति से पहले सरकार ने कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर यहाँ पर अपना निवेश करना चाहेगी तो उसके लिए कागज़ कार्रवाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी, जिस वजह से इस चीज़ का मुख्य उद्देश्य ये था कि विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश को हतोत्साहित करना। लेकिन जब नई आर्थिक नीति आई और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने जब ये शर्त रखी कि भाई तुम नियमों के अंदर उदार मतलब अपनाओगे, आप मतलब उदारीकरण करोगे, तो सरकार ने उन नियमों को थोड़ा सा कम किया, सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया और उत्पादन और व्यापार की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया। और यही पूरी प्रोसेस है, ये उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता इसके अंदर। देखो, मुक्त व्यापार का मतलब है जिसके अंदर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, सभी देशों के बीच में आयात और निर्यात है वो निर्बाध रूप से चालू रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जो उदारीकरण के फलस्वरूप परिवर्तित हो गई। पहले प्रश्न को समझो। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसके अंदर समाजवादी जो हिस्सा था वो ज़्यादा था, यानी सरकारी नियंत्रण में चीज़ें, उत्पादन की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। जो उदारीकरण यानी 1991 के फलस्वरूप किस में परिवर्तित हो गई? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी में, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, आज भी मिश्रित है, लेकिन पहले समाजवादी जो पक्ष है उसके ऊपर ज़्यादा जोर था, लेकिन वर्तमान के अंदर पूंजीवादी के ऊपर ज़्यादा जोर है, यानी पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान के अंदर अपने यहाँ पे चल रही है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के संबंध में, एक सेकेंड, नई आर्थिक नीति के संबंध में सत्य कथन है। ये जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक एक को हम देखते हैं। ऑप्शन ए, करों में कमी की गई तथा बचतों को प्रोत्साहन दिया गया। बिल्कुल सही बात है, करों में कमी की गई। जो कर थे, जो व्यापार अवरोधक के रूप में जो कार्य करते थे, उनको हटाया गया। बचतों को प्रोत्साहन दिया गया, यानी बचत करने की प्रेरणा जनता में पैदा की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान दे सके। भुगतान संतुलन की समस्या के निदान हेतु रुपये का अवमूल्यन किया गया। चूंकि मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए भुगतान संतुलन के लिए है वो, उसके लिए रुपये का अवमूल्यन करना बहुत जरूरी था, तो रुपये का अवमूल्यन किया गया। वो हम आगे पढ़ेंगे कि रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हुआ है। ऑप्शन सी, 5 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यानी जो 5 उत्पाद श्रेणी थी जो महत्वपूर्ण थी, जिनके अंदर अल्कोहल, तंबाकू, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन और रक्षा संबंधी उपकरण, जोखिम भरे जो रसायन है, इनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। बाकी इनको छोड़ के सभी उद्योग धंधों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही था, व्यापार को उदार बनाना, अपने यहाँ पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है, आंसर डी आ जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्न में से निजीकरण क्या है? देखो भाई, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, एक के ऊपर दूसरी डिपेंड करती हैं। जैसे उदारीकरण को हमने देखा, उदारीकरण अगर हम उदारीकरण की प्रोसेस अपनाएंगे तो उसके अंदर निजीकरण भी शामिल होगा और उससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि निजीकरण क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को निजी स्वामित्व में देने की प्रक्रिया, यानी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जिनके ऊपर सरकार का आधिपत्य है उनको निजी क्षेत्र में देना। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी सार्वजनिक जो अपना क्षेत्र है उसकी भूमिका धीरे धीरे कम करना और उन चीज़ों को निजी क्षेत्र के अंदर देना। ऑप्शन सी, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व का सरकार द्वारा त्याग, ये भी बिल्कुल सही है। इसको हम विनिवेश के नाम से जान सकते हैं,
कि अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम है और उसके अंदर सरकार का जो स्वामित्व है उसका त्याग करना, उसको कम करना या पूरी तरीके से उसको छोड़ना, ये विनिवेश कहलाता है। यानी अपना हिस्सेदारी सरकार द्वारा घटाना। जैसे मान लो किसी उपक्रम के अंदर सरकार की 100% हिस्सेदारी है, तो उसको घटा के 75 करना, 25 है वो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी करना, तो उसके अंदर विनिवेश कहलाएगा ये, कि अपना निवेश है उसको वापस करना, अपने हिस्से को घटाना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। राज्य का सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्रों को बेचना कहलाता है। इसी प्रश्न के ऊपर अभी हमने चर्चा की। जो सरकार का किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के अंदर अंश है, वो अगर वो निजी क्षेत्र को कुछ % बेचते हैं तो वो कहलाएगा विनिवेश। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, विनिवेश, यानी कि पैसा वापस लेना। और विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार विनिवेश क्यों करती है? अपना हिस्सा है वह सरकारी उद्यमों से क्यों निकालती है? उसका मुख्य कारण है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण। यानी कि अगर सरकार क्या है कि भाई मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि अगर सरकार के अंडर में कोई उद्यम है तो सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो उसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती है। और अगर उसके अंदर निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाती है तो जो निजी कंपनियां हैं वो चूंकि फायदे के लिए काम करती हैं, तो उसके अंदर वो वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और नई नई टेक्निक का उसके अंदर निवेश होगा। तो सरकार द्वारा विनिवेश का मुख्य उद्देश्य यही होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से वैश्वीकरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखो, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण। बिल्कुल सही बात है। अपने जो किसी देश की सीमा के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो उसका पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ना, ये वैश्वीकरण है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर विस्तार। बिल्कुल सही बात है। जो राजनीतिक सीमा है अपने देश की, उसके बाहर अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अपने पूंजी का, श्रम का, टेक्निक का, माल का, अगर इनका सबका आदान प्रदान होता है तो वह वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 21। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, यानी वैश्वीकरण का लाभ सर्वाधिक किस वर्ग को मिला है? शहरी श्रमिक, शहरी, अगला ऑप्शन है शहरी शिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन सी है धनी वर्ग के उपभोक्ता, ऑप्शन डी है ग्रामीण मजदूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी वर्ग के उपभोक्ता। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण का सर्वाधिक फायदा है वह किसको मिला है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा धनी वर्ग के उपभोक्ता। देखो भाई कैसे, देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद में बाजार के अंदर नई नई टेक्निक की चीज़ें आई हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आई हैं, विदेशी कंपनियों ने देश में निवेश किया है, दूसरी चीज़ों में अच्छी क्वालिटी की जो सामान है वो बाजार में उपलब्ध हुए हैं, और उन सामानों का उपभोग किसने किया? शहरी धनी वर्ग ने। शहर के अंदर जो पैसे वाले वर्ग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनको तो केवल अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए था, जो नई आर्थिक नीति के बाद में, वैश्वीकरण के बाद में उनको उपलब्ध हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ है वो धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को मिला, उनको उनकी सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें उपलब्ध हुई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए? सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए? सर्वाधिक नुकसान मतलब किसको हुआ? श्रमिक, धनी वर्ग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वस्त्र निर्यातक। इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रमिक, यानी श्रमिकों को सर्वाधिक इसके अंदर नुकसान हुआ। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मजदूर वर्ग है उसका शोषण आरंभ हो गया। एक तो इसके अंदर मशीनों का उपयोग ज़्यादा हुआ है, इस वजह से ये सेवा क्षेत्र है यह, और ये औद्योगिक जो क्षेत्र है ये ज़्यादा रोजगार देने में असफल हुआ है। और रोजगार के अंदर भी असंगठित क्षेत्र के रूप में इन्होंने श्रमिकों को ज़्यादा इस्तेमाल किया, उनका शोषण ज़्यादा हुआ है, उनकी अच्छी सुख सुविधाओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में या फिर अनियमित श्रम के रूप के अंदर उनका शोषण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव के अंदर सर्वाधिक जिस वर्ग के ऊपर इफेक्ट पड़ा है वह है श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। विकासशील देशों के संदर्भ में, अगर विकासशील देशों के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण का कौन सा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है विकासशील देशों के ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सांस्कृतिक संपर्क, सूचना का बहाव, बौद्धिक पलायन और प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर की पहले बात करते हैं, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसका राइट आंसर है बौद्धिक पलायन,
देखो भाई, विकासशील देशों के संदर्भ में बात करें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो उससे बौद्धिक पलायन हुआ है हमारे यहाँ से। यानी हमारे यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, जो उद्योगपति हुए हैं, वो सब यहाँ से उन्होंने जाके विदेशों में शिफ्ट हो गए। वो यानी हमारे यहाँ की जो बौद्धिक जो क्षमता थी वो विदेशों में चली गई और वहाँ पर वो उत्पादन में योगदान दे रहे हैं अपने देश को योगदान देने के बजाय। तो ये हमारे यहाँ पर वैश्वीकरण का एक टाइप का नकारात्मक प्रभाव है। जबकि ये तीनों हैं, ये अपने यहाँ के सकारात्मक हैं। इन तीनों का हमारे यहाँ पर विकासशील देशों के अंदर फायदा हुआ है। नंबर एक, सांस्कृतिक संपर्क हुआ है, दूसरे देशों की जो वहाँ की संस्कृति है उनसे हमारा तालमेल बैठा है, उनकी जानकारी हुई है, उनसे हमें फ़ायदा मिला है, सूचना का बहाव भी एक देश से दूसरे देश में हुआ है और कॉम्पिटिशन की भावना भी आई है जिससे उपभोक्ता को फायदा भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक पलायन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति वैश्वीकरण को प्ररूपित नहीं करती है? यानी कौन सा वैश्वीकरण की प्रोसेस को नहीं दर्शाता है, ये हमें छांटना है। बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह, बिल्कुल सही बात है, सूचना का प्रवाह हुआ है वैश्वीकरण से। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण, बिल्कुल सही बात है, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, राजनीतिक अस्थिरता, इसका वैश्वीकरण से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है तो उसका वैश्वीकरण से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध उस देश के आंतरिक जो चीज़ें जो वहाँ पर घटित हो रही हैं उनसे उनका संबंध है। तो वैश्वीकरण से राजनीतिक अस्थिरता का कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का कारण नहीं है? आयात पर प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न है, वैश्वीकरण का कौन सा कारण नहीं है, यानी किस कारण से वैश्वीकरण नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात पर प्रतिबंध। यानी वैश्वीकरण का और आयात पर प्रतिबंध का इसका कोई संबंध नहीं है सकारात्मक, इसका नकारात्मक संबंध। अगर आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया के उल्टा होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी तीनों सारे कारण हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले हैं, जैसे प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति, ठीक है, यानी नई नई टेक्निक आई है तो वैश्वीकरण के माध्यम से वो विभिन्न देशों के अंदर पहुंची है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण हुआ है, वो भी वैश्वीकरण का कारण है। और विश्व व्यापार संगठन ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को दोबारा से समझो, एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न है ये, कि न्याय संगत वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण का न्याय सभी देशों को समान रूप से मिले, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन, बिल्कुल सही बात है कि मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका सही ढंग से पालन किया जाए, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के अंदर। ऑप्शन बी, व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग, व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग करना चाहिए, यानी कुछ हद तक एक छोटा सा कोटा निर्धारित करना चाहिए ताकि श्रमिकों को भी फायदा मिल सके, यहाँ के जो अपने जो उद्योगपति निजी उद्योगपति हैं उनको भी फायदा मिल सके, थोड़ा सा कोटा निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन सी, छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार हेतु मदद, बिल्कुल सही बात है, जो छोटे उत्पादक हैं वो वैश्वीकरण की इस दौड़ के अंदर बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनके मुकाबले के अंदर वो उनके अंदर पिछड़ापन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, वो उनसे पिछड़ नहीं जाए, इनको ध्यान में रखते हुए छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन के अंदर भी सुधार करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध सामान्य हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना चाहिए, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वैश्वीकरण का लाभ है वो विकासशील देशों को भी मिल सके, और न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं है? मतलब कि 3 है वो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है और एक ऑप्शन है वह वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं है। चलो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। अब सोचो कि ये वैश्वीकरण का पॉजिटिव है वो इफेक्ट है या नहीं है। रोजगार के नए अवसर सृजित, बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बावजूद के बाद क्या हुआ है कि अपने यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार में वृद्धि, बिल्कुल सही है, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के पश्चात।
ऑप्शन डी, देश में नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन। बिल्कुल सही बात है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये आई हैं तो नई नई टेक्निक अपने देश के अंदर लेकर आई हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं, ये इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण के फलस्वरूप श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ है, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हम नहीं कह सकते। इसकी व्याख्या देखो कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त होने लगी हैं, यानी उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है, तथा विदेशी पूंजी निवेश से उत्पादन के अंदर भी वृद्धि हुई है और रोजगार के अंदर भी वृद्धि हुई है, लेकिन श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत में चीनी खिलौनों के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है। तो आप सभी देखते हो कि मार्केट के अंदर चीनी खिलौनों की भरमार है, इसका कारण क्या है। सस्ता और नवीन डिजाइन, अधिक मजबूत, महंगे होना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ता और नवीन डिजाइन। यानी कि चीनी जो मार्केट के अंदर जो सामान आता है, जो यहाँ पर खिलौने आते हैं, उनका प्राइस भी कम होता है और उनकी डिजाइन भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, अधिक महंगे भी नहीं होते वो और अधिक मजबूत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वैश्वीकरण ने नई चुनौती खड़ी की है, किस चीज़ की चुनौती खड़ी की है, किस चीज़ के लिए। तो नवीन प्रौद्योगिकी के लिए बिल्कुल नहीं, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उत्पादकों व श्रमिकों के लिए। यानी छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के दौर के अंदर जब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित हुई हैं, तो उनके मुकाबले छोटे उत्पादक और श्रमिकों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण ने एक नई चुनौती खड़ी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं। बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ है कि श्रमिकों के, मजदूरों के हितों का संरक्षण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी, छोटे व कुटीर उद्योगों का पतन। बिल्कुल सही बात है, छोटे और कुटीर उद्योग वैश्वीकरण के बाद पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पे आ गए हैं। ऑप्शन सी, अधिकांश श्रमिकों का असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत होना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच मुक्त प्रवाह होता है, यानी किन किन चीज़ों का प्रवाह होता है वो हमें इसके अंदर देखने हैं। वस्तुओं सेवाओं का, प्रौद्योगिकी व वित्तीय बाजार का, पूंजी श्रम विज्ञान का, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। देखो भाई, वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं का भी मुक्त प्रवाह होता है, यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर वस्तुएं और सेवाएं जाती हैं। पूंजी का प्रवाह भी होता है, एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं किन्हीं दूसरे देशों के अंदर पूंजी का निवेश करती हैं। श्रम का प्रवाह भी होता है, क्योंकि एक देश के मजदूर दूसरे देश के अंदर जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। ज्ञान का प्रवाह भी होता है और नई नई टेक्निक लेके आती हैं विदेशी कंपनियां, और वित्तीय बाजार का प्रभाव होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर सही आएंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी से संबंधित है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इनको। निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण नहीं है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी है और अपने देश की है, यानी अपने देश की कोई कंपनी है जिसके विश्व के अन्य देशों के अंदर उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसको हमें छांटना है। टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स व इन्फोसिस, सुंदर फास्टनर्स व हीरो, कोका कोला और पेप्सी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कोका कोला और पेप्सी। देखो, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, सुंदर फास्टनर्स और हीरो, ये सारी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी भारत की कंपनियां हैं जिनके विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर इनके उत्पादन केंद्र स्थापित हैं। जबकि कोका कोला और पेप्सी ये दोनों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी विदेशों की कंपनियां हैं जिनके विश्व के विभिन्न देशों के अंदर प्लांट स्थापित हैं। और ये दोनों कंपनियां, कोका कोला और पेप्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण नहीं है। यानी कि 3 बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो विदेशी हैं और एक भारतीय है।
तो चलो देखते हैं। ऑप्शन ए सैमसंग, हीरो, नोकिया, होंडा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरो। हीरो कंपनी है वो अपने देश की कंपनी है, अपने भारत की कंपनी है, एक भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जबकि सैमसंग, नोकिया और होंडा ये तीनों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब कौन सी किस देश की वो भी थोड़ा व्याख्या में देख लो। सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की है, होंडा कंपनी जापान की है और नोकिया कंपनी है वह फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो हम एक और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है तो हमने ऊपर देखा था कि वह यहाँ की स्थानीय कंपनी के साथ में संयुक्त उत्पादन करती है। उसका उदाहरण है हीरो होंडा, जो पहले थी अब दोनों अलग हो गई हैं। पहले हीरो अपने देश की कंपनी और होंडा ये जो जापान की कंपनी है, दोनों ने संयुक्त रूप से उत्पादन स्टार्ट किया था हीरो होंडा के नाम से, लेकिन वर्तमान में दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्न भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी व उनके उत्पादों के संबंध में असुमेलित है। यानी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किस चीज़ का उत्पादन करती है उसके संबंध में असुमेलित कथन है वो अपने को छांटना है। ऑप्शन ए रेनबैक्सी, जो उत्पादन करती है दवाइयों का, बिल्कुल सही बात है, रेनबैक्सी है वो एक दवाइयों की कंपनी है। इन्फोसिस आईटी, आईटी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्फोसिस कंपनी है, बिल्कुल सही है ये भी। सुंदर फास्टनर्स चाय, ये गलत है क्योंकि सुंदर फास्टनर्स है वो नट बोल्ट से संबंधित है और टाटा मोटर्स है ये मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन है वह असुमेलित है। सुंदर फास्टनर्स है वह चाय का नहीं बल्कि नट और बोल्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। और इसके साथ में एक फैक्ट एनसीईआरटी का और याद कर लो, जो कारगिल कंपनी है वो भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो ये दोनों फैक्ट एनसीईआरटी से हैं, दोनों याद कर लो। सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स होगी अमेरिका की, और कारगिल कंपनी है वो भारत के अंदर खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। अगला प्रश्न है 37। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर अपनी इकाई स्थापित करती है जहां पर, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्थान पर अपनी इकाई स्थापित करना पसंद करेंगी? ऑप्शन ए बाजार नज़दीक में उपलब्ध हो, बिल्कुल सही बात है। अगर तैयार माल, देखो भाई दो तीन चीज़ों की ध्यान रखते हैं, आप पहले थोड़ी व्याख्या देख लो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, एक उनका तैयार माल के लिए बाजार मिल जाए, एक उनको कुशल और अकुशल श्रम है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए अपनी इकाइयों में उत्पादन करने के लिए, और एक जहाँ पर वो अपनी इकाई स्थापित कर रही है वहाँ की सरकार की नीतियाँ भी उनके पक्ष में हो, उनके हितों की रक्षा करने वाली हो। जैसे भी उनको सस्ती दरों के ऊपर बिजली उपलब्ध करवाना, सस्ती दरों पे उनको ज़मीन उपलब्ध करवाना, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी इकाई स्थापित करना ज़्यादा पसंद करेंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ईपीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसको अच्छे से याद कर लेना, ईपीसीजी का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। वैश्वीकरण के बारे में सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का प्रभाव सभी देशों समाजों पर समान रहा, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव है वो सभी देश और समाज के ऊपर एक जैसा नहीं रहा। विकसित देशों में इसका प्रभाव अच्छा रहा है, जब विकासशील देशों के अंदर इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। और सभी समाज सभी वर्गों के ऊपर भी इसका एक समान प्रभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग इससे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है और जो अपन मजदूर श्रमिक वर्ग है उसको इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कि वैश्वीकरण का प्रभाव है वह सभी देश और समाजों के ऊपर असमान रहा है, समान नहीं रहा है। एक बार और बाकी के ऑप्शन और देख लेते हैं। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है, बिल्कुल गलत बात है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आती है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण का प्रभाव है वह सभी देश और समाजों पर असमान रहा है, एक जैसा नहीं रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। जिस अर्थव्यवस्था में न आयात होता है और न निर्यात होता है वह अर्थव्यवस्था कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, चालू अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आ जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। यानी बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वह अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद है, उसके अंदर न तो आयात होता है और न निर्यात होता है। और अपना ये अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। विश्व के हित में सोचो और देश के हित में करो, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। ये स्टेटमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह का है।
तो ये अपने 41 क्वेश्चन थे। शिक्षा ग्रेड थर्ड लेवल 2 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की अपनी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया है उसके टॉपिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण में से। और अभी तक किसी साथी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करो और इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने आप तक धीरे धीरे पहुंचाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर हैं, वो इसके लिंक के अंदर मैंने डाल रखे हैं, टेलीग्राम लिंक भी डाल रखा है, तो उनके माध्यम से भी आप है वो जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।